चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स के बारे में। थर्मोडाइनमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट एक्सचेंज देखते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, सिस्टम हमारे यूनिवर्स का वो पार्ट है जो अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। ठीक है, जनरली हम सिस्टम को ऐसे शो करते हैं जैसे एक सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जनरली इस चीज को सिस्टम बोलते हैं और इसके अलावा जो चीज है उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। ठीक है, इस सिस्टम की स्टेट को, कि सिस्टम किस स्टेट में है, उसको डिफाइन करने के लिए हम कुछ स्टेट वेरिएबल डिफाइन करते हैं। क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल, इसके बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा घर गया और उसके घर में उसके पेरेंट्स ने कहा एक काम करो, मम्मी खाना बना रही थी और मम्मी ने कहा कि सिलेंडर खत्म हो गया है, ये है मान लीजिए सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर खत्म हो गया है और जाओ शॉप से एक भरा हुआ सिलेंडर लेकर आओ। ठीक है, ये पहुंचा एक शॉप पर स्कूटी ली इसने और ये शॉप तक गया। शॉप वाला इसको पहले से जानता था और बचपन का दोस्त था इसके। ठीक है, अब जब शॉप पर पहुंचा तो इसने इसको परेशान करने के लिए क्या करा, एक छोटा सिलेंडर, यहाँ शॉपकीपर जो है उसने क्या किया, एक छोटा सिलेंडर इसको दे दिया और कहा ये लो, ले जाओ, भरा सिलेंडर चाहिए ना, ये लो, ले जाओ। ये घर लेकर पहुंचा। इसको लगा कि यार ये कभी बाहर नहीं निकलता था, इसको लगा कि यार ऐसा ही होता होगा, शायद ये सिलेंडर दिया जाता होगा। घर पहुंचा, घर पहुंचने में मम्मी ने इसकी तरफ देखा, ये क्या लेके आया है, सिलेंडर भरा हुआ। मम्मी ने कहा पागल हो क्या, जो सिलेंडर दिया था उसको भरवा कर लाना है, उसके अंदर गैस डलवा कर लानी है। इसने कहा ठीक है, ये वापस गया, उसने कहा कि वैसा ही सिलेंडर दो और उसमें गैस भर के दो। इसने कहा ठीक है, ये गया और सिलेंडर ले आया, उसके अंदर थोड़ी गैस भरी थी, खाली सिलेंडर कोई छोड़कर गया था, थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें गैस का था, लाकर इसको दे दिया। ये बेचारा घर फिर पहुंचा, मम्मी ने गैस लगाई और खाना बनाने के लिए उसकी, जब खाली गैस होती है, सिलेंडर होता है, तो उसकी लौ अजीब सी आती है। मम्मी ने कहा ये तो तुम बहुत खाली वाला सिलेंडर लेके आए हो, इसके अंदर तो गैस बड़ी अजीब सी जल रही है, ये तो खत्म हो जाएगा, जाओ इसको वापस करके लाओ और उससे कहो कि हमको ऐसा सिलेंडर दो जिसके अंदर गैस खूब तेजी से बाहर निकल रही हो। ये वापस गया बेचारा फिर से। अब इसको देख कर ये आंख खुशी के मारे लौटने लगा, अरे मजा आ गई, परेशान कर दिया इसको। अब ये दोबारा पहुंचा, इसने कहा कि हमको ऐसा सिलेंडर दो बड़ा वाला जिसके अंदर गैस तेजी से बाहर निकले। वो गया पीछे, यहाँ गोडाउन था, बहुत बड़ा था, वहां धूप पड़ रही थी। ठीक है, एक सिलेंडर यहाँ रखा था धूप में पड़ा हुआ, ये सिलेंडर को लेकर आया और इसको वापस दे दिया कि ये लो। ये फिर गया घर, कहा कि मम्मी मैं वही बड़ा वाला सिलेंडर लाया हूँ, इसके अंदर गैस है और ये बहुत तेजी से बाहर निकल रही है। ठीक है, मम्मी ने लगाया गैस सिलेंडर और उसके बाद थोड़ी देर तो उसने गैस बहुत तेजी से निकाली, उसके बाद फिर से वो बेकार हो गया। तो देखो बच्चों, हर जगह ये जो सिस्टम है ये बदल रहा है। यहाँ इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम को डिफाइन करें तो इसका प्रेशर कुछ था, वॉल्यूम कुछ था, टेम्परेचर कुछ था। जाहिर सी बात है मोल भी हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 3 वेरिएबल पता हो तो हम स्टेट बता सकते हैं, क्योंकि चौथी चीज हम अपने आप से निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे जब भी ये इधर गया और वापस आया, हर वक्त सिस्टम बदल रहा है, हर वक्त सिस्टम एक नई स्टेज में है। यहाँ सिस्टम का वॉल्यूम कुछ और है, यहाँ सिस्टम का प्रेशर कुछ और है, यहाँ सिस्टम का टेम्परेचर कुछ और है। यानी किसी भी सिस्टम के किस स्टेट में है उसको डिफाइन करने के लिए जिन वेरिएबल का यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और आपको सिखाऊं। किसी भी सिस्टम से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी
और एक प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इंटेंसिव मतलब ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। एक्सटेंसिव मतलब ये डिपेंड करेगी मास के ऊपर, डिपेंड ऑन मास। ठीक है, हम कैसे बताएंगे कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है बच्चों या एक्सटेंसिव है? तो इसके लिए आप ये लॉजिक लगाएंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जिसके बारे में आपको पता करना है, उस प्रॉपर्टी को एक सिस्टम से एसोसिएट कर दीजिए। मतलब एक सिस्टम एज्यूम करिए और उस प्रॉपर्टी को उस सिस्टम से एसोसिएट कर दीजिए। उसके बाद आप उस सिस्टम को आधा करिए। अगर सिस्टम को आधा करने पर प्रॉपर्टी आधी हो जाती है, यानी वो इसके मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर। ठीक है, हम एक सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए एक रॉड ले ली हमने। ठीक है, रॉड हमारा क्या है? सिस्टम। इसके अलावा हर चीज क्या है? सराउंडिंग। इसका एक स्टेट वेरिएबल है टेम्परेचर, मान लेते हैं। ठीक है, इस रॉड का एक टेम्परेचर, अगर आप इस रॉड को बीच से आधा कर देते हो तो क्या इस रॉड का टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा? नहीं। यानी टेम्परेचर, जो प्रॉपर्टी आप टेम्परेचर को कहोगे वो क्या कहोगे? उसको एक्सटेंसिव की कैटेगरी में रखोगे या इंटेंसिव की कैटेगरी में? तो मास आधा करने पर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर है वो किस कैटेगरी में आएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, जैसे हमने कहा मास, खुद मास के बारे में बात कर ले तो आधा करने पर मास आधा हो जाएगा, यानी मास कैसी प्रॉपर्टी है? ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इतनी बात समझ में? जैसे हमने कहा वॉल्यूम, तो आधा करने पे वॉल्यूम आधा होगा, बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? इसको हम रखेंगे एक्सटेंसिव में। ठीक है, जैसे हमने कहा डेंसिटी, आधा करने के बाद क्या डेंसिटी आधी हो जाएगी? नहीं। ठीक है, तो डेंसिटी किस कैटेगरी में आएगी? इस कैटेगरी में आएगी। ठीक है, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी एक नई चीज हम यहां सोच सकते हैं कि यदि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डिवाइड करें तो उसका डिवीजन क्या होगा? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा, आप जरा सोचिए इन प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट। यदि एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, आप उस सॉल्यूशन को आधा कर दीजिए तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आधा हो जाएगा? नहीं। यानी बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये किस तरह की प्रॉपर्टी है? ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आप ले लीजिए मोलरिटी। मोलरिटी तो आधा करने पर मोलरिटी आधी हो जाएगी क्या? नहीं। ठीक है ना, तो मोलरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, ये सारी की सारी कैसी प्रॉपर्टी है? ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने कहा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किस टाइप की प्रॉपर्टी है? ये क्या आप एक रॉड लें, उसको आधा करने पे क्या रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये आपका कैसा है? ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही? लेकिन यदि हमने कहा कहीं पर भी किसी भी प्रॉपर्टी के सामने स्पेसिफिक शब्द जोड़ दिया जाए, जैसे हमने कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? वो आ जाएगी इंटेंसिव में। ठीक है, जैसे हमने कहा इंटरनल एनर्जी, जैसे हमने कहा इंटरनल एनर्जी, तो आधा करने पर इंटरनल एनर्जी आधी हो जाएगी, बिल्कुल। हमको पता है F/2 nRT आपने पढ़ा होगा।
तो इंटरनल एनर्जी जो है ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। स्पेसिफिक शब्द जोड़ दिया जाए, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो वो कहां आ जाएगी, यहां पर। ठीक है, जैसे हमने कहा इंथैल्पी, तो इंथैल्पी कहां पर आएगी, एक्सटेंसिव में। मोलर इंथैल्पी, मोलर शब्द या स्पेसिफिक शब्द वो मास इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने कहा मोलर इंथैल्पी। ठीक, यहां हमने लिख दिया एंट्रोपी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ई नॉट ऑफ सेल किधर लिखा जाए, ई नॉट ऑफ सेल, सेल का ई नॉट किधर लिखा जाए, तो नॉट आधा करने, अब मतलब सिस्टम के साथ कोई नॉट जुड़ा हुआ है, आधा करने पर क्या वो प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी, नहीं। कारण क्या है कि ये आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, ई सेल नॉट किसके बराबर है, नॉट तो आपने तब निकाला था ना जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैसे ले लिए थे, यूनिटी। यानी ये आएगा इस साइड में ई नॉट या ईएमएफ ऑफ सेल। समझ में आ रही मेरी बात, जैसे हमने कहा गिब्स फ्री एनर्जी, तो वो इधर आएगा गिब्स फ्री एनर्जी। देखो बच्चों, जो भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, ये ऐड करी जा सकती हैं, ये एडिटिव नेचर की होती हैं, एडिटिव नेचर की होती है। लेकिन जो इंटेंसिव है वो एडिटिव नेचर की नहीं, इसको यहां से रिलेट करो। देखो ई नॉट आपका एडिटिव नहीं होता, लेकिन एनर्जीज कैसी होती हैं, एडिटिव होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दी, इस पर बेस क्वेश्चन मेंस में पूछ लिए जाते हैं, तो एक छोटी सी चीज अपन ने ये सीख ली। अच्छा, अब मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं और सीधे सीधे पहुंचता हूं अपने फर्स्ट लॉ पर। ये लो, एक सेकेंड बच्चों, आ जा। हाँ, अब सीधे अपन पहुंचते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। ये सारी चीज आपने फिजिक्स में पढ़ी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। ठीक, कोई सिस्टम, ठीक है, ये एक सिस्टम मान लेते हैं फिर से। देखिए, जो यहां पर पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊं, उससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो आपका फिजिक्स है उसके अंदर जो साइन कन्वेंशन है और जो केमिस्ट्री के अंदर साइन कन्वेंशन है, उसको आप ऐसे समझिए कि फिजिक्स जो है ना वो इस कंटेनर के बाहर बैठ के लिखी गई है, और केमिस्ट्री की जो कंडीशंस बताई गई हैं ना वो इस कंटेनर के अंदर बैठ के लिखी गई हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सिस्टम पढ़ा। हम इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अगर हमको कोई चीज मिलती है तो वो प्लस है, और हमसे कोई चीज हमसे निकलती है तो वो चीज माइनस है। यानी यदि एनर्जी सिस्टम को दी जा रही है, ठीक है, यानी ये जो Q है, हीट गिवन टू द सिस्टम, यदि सिस्टम को दी जा रही तो पॉजिटिव है, सिस्टम से निकल रही है तो कैसी है, निगेटिव। समझ में आ गई मेरी बात, हम अंदर बैठे हुए हैं। वर्क डन बाई सिस्टम, यदि हमने कुछ काम कर दिया, यदि वर्क डन बाई सिस्टम, वर्क डन बाई सिस्टम, हमने कुछ कर दिया, निगेटिव। हम पर कुछ हो गया, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन
ऑन सिस्टम। कैसा? पॉजिटिव। हमने कर दिया निगेटिव, हम पर हो गया पॉजिटिव, हमको मिल गया पॉजिटिव, हमसे चला गया निगेटिव। आ रही बात समझ? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि हम सबको पता ही है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W। इसको आप हमेशा विथ साइन रखिए कहीं पर भी और इंटरनल एनर्जी के चेंज को पता कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। आप सबको पता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो स्टोर सारी एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं क्या? इंटरनल एनर्जी। कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर स्टोर एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। हाँ, उसके चेंज को बता सकते हो कि यहां से यहां कितना चेंज हुआ। टोटल एनर्जी आप नहीं बता सकते कि किसी के अंदर मौजूद टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है, ये आप नहीं बता पाओगे। जैसे ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने लेवल पर जितना मुझे पता है उसके इंफॉर्मेशन मैं आपको देता जाता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक शख्स यहां पर खड़ा हुआ है और मैंने उससे कहा कि एक काम करो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी दूर तक भाग सकते हो। मैं यहां पर आया, मैंने कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं तुम कितनी दूर तक भाग सकते हो, चलो दौड़ो। ये दौड़ना चालू किया, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, थोड़ी देर बाद आके रुक गया, हांफने लगा। बस इतना दौड़ सकता हूं, अब नहीं दौड़ सकता। मैंने कहा और भागो, मुझे देखना है कि तुम और कितना दौड़ सकते हो। उसने कहा भैया बस थक गया मैं, एनर्जी खत्म हो गई मेरे पास, अब मैं आगे नहीं दौड़ पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कुत्ता लेकर आया। ये कुत्ता सिर्फ कुत्ता है? हाँ कुत्ता है। मैंने इसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया, मैंने कहा दौड़ो नहीं तो काट खाएगा। फिर ये दौड़ना चालू हो गया, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। काफी दूर बाद कुत्ता पीछे रुक गया, बहुत तेजी से भागा ये, ठीक ना, इधर उधर पहाड़ों से और किनारे उनारे इधर रास्तों से भागते हुए यहाँ पहुंच गया। कुत्ता चला गया, मैं फिर से आगे आ गया। मैंने कहा भागो, क्यों नहीं भाग रहे हो? कह रहे भाई यार अब कहाँ से भाग लें, जितनी एनर्जी थी वो सब चली गई। मैंने कहा भागो नहीं तो मैं शेर लेके आऊंगा आपकी। अब की मैं शेर लेके आया। ये शेर कैसे बनेगा? ये रहा शेर। सर ये तो मकोड़ा लग रहा है। शेर है ये, शेर। ठीक है, मैंने कहा भागो नहीं तो अब की मैं शेर छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर। इसने कहा कि मैं भाग तो लूंगा, इसको हटाओ आप। तो मैंने किसी तरह शेर से कहा कि जाओ तुम, चलो हटो, ये अभी भागेगा। ठीक है, ये थोड़ा दूर और बहुत एनर्जी एनर्जी लगा के और थोड़ी दूर भागा। अब इसके बाद कहा अब तो चाहे कुछ हो जाए मैं अब आगे भाग ही नहीं सकता। मैं पहुंचा, मैंने कहा भागो वरना गोली मार दूंगा, जिसके कर दूंगा। ये थोड़ी देर फिर आगे दौड़ा और फिर रुक गया। उसने कहा अब तो चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं भाग सकता, मेरी एनर्जी पूरी खत्म हो गई है, मैं बिल्कुल नहीं भाग सकता। तो मैंने कहा अगर तुम्हारी एनर्जी पूरी खत्म हो गई है तो तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? तुम ये कैसे बता पा रहे हो कि तुम्हारी एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है? अगर तुम ये बोल भी पा रहे हो ना तो तुम्हारे अंदर बची हुई है एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी होती है इसके बारे में कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। हाँ, यहां से यहां कितना डिफरेंस आया होगा, यहां से यहां कितना डिफरेंस आया होगा, यहां से यहां कितना डिफरेंस आया होगा, ये डिफरेंस आप बता सकते हो, बट एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, क्या है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस डिफरेंस को जरा इसके बारे में सोचते हैं। हम सबको पता है बच्चों, ये आपने फिजिक्स में, यहां से अब मैं थोड़ी सी कहानी और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। हम सबको पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्या पढ़ा है हम लोगों ने? एन सी वी और डेल्टा टी, या डी यू इक्वल टू एन सी वी डी टी।
ठीक है, देखो पहले तो आप मेरी बात कुछ यहां पर सुनो बहुत ध्यान से कि जो du होता है ना, इसकी वैल्यू जो होती है, ये अब आप इसको ऐसे दिस और दिस करके करिएगा। दिस और du इक्वल टू होता है ncv dt प्लस du बाई dv एट कांस्टेंट t। ये है आपकी वास्तव में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में दो टर्म आते हैं। देखो, ये आपका एक तरह से बता रहा है काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को, और ये बताता है पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म को। देखो बच्चों, नो डाउट कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर सिर्फ तब है जब आपका गैस कैसी हो, ओनली फॉर आइडियल गैस। जब गैस कैसी हो, आइडियल, तभी हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। क्योंकि अदरवाइज अगर आपकी रियल गैस हुई तो उनके अंदर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो वहां पर यदि वॉल्यूम चेंज हुआ तो अट्रैक्शन पर फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। आ रही बात समझ? इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में और लिख देते हैं जिससे आपको और थोड़ी सी मदद मिलेगी कि du इक्वल टू ncv dt माइनस a n स्क्वायर 1/v2 माइनस 1/v1। इसको अपन आगे अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले ये होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। अब ये देखो, इस पूरे टॉपिक में खास तौर से मैं अगर केमिस्ट्री में बात करूं तो बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला यूज कौन सा कहां पर होना है बच्चों, वो जरूर आप दिमाग में सेट करिए। केस आपके दिमाग में सारे क्लियर होने चाहिए कि ये फॉर्मूला हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। होता क्या है, इंटरनल एनर्जी निकालने को आया, फिजिक्स में पढ़ा रहता है एनसीवी डेल्टा टी, धाड़ से मारा और यहां आपका सवाल चौपट हो जाएगा। यहां पर कंडीशन होंगी कि ये पर्टिकुलर कंडीशन है तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे। जैसे यदि हम केस वन कह दें, जैसे केस वन, यदि हमारी आइडियल गैस है, जैसे फिजिक्स में ये केस चलता है फॉर आइडियल गैस, यदि गैस आइडियल है तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, जीरो। देन यदि आइडियल गैस है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आप यूज करिए एनसीवी dt, कोई दिक्कत नहीं है। केस वन, अगर आइडियल गैस है, यही होता है आपका फिजिक्स के अंदर, अगर आइडियल गैस है तो आप हमेशा ये चीज यूज करिए। बट फॉर आइडियल गैस, इस चीज को मैं थोड़ा सा बच्चों एक बार केस पूरा, एक चीज मुझे और लिखनी है यहां पर, एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा नीचे से लिखना चालू किया है ना, जगह मेरे पास देखो कम है थोड़ी सी। एक सेकंड रुको, मैं इसको ऐसे करके करता हूं कि ये जो फॉर्मूला है ये कब कब कैसे कैसे किन कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में यहां मैं लिख देता हूं। केस वन, तो पहला केस क्या है, फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। यदि आइडियल गैस है और वो किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है तो वहां पर आप du इक्वल टू एनसीवी dt लगा सकते हैं। बट आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस बट नॉट केमिकल और
फेज चेंज। कहीं पर भी केमिकल या फेज चेंज हो रहा है तो वहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। वहां पर आप इंटरनल एनर्जी को ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाओगे इस फॉर्मूले को लगाकर। तो मैंने कहा ना कि इन फॉर्मूलों का यूज कहां पर होना है। कहीं फेज चेंज हो रहा है और आपने एनसीवीडीटी लगा और वो वैल्यू दे देते हैं आपको, वो वैल्यू दे देंगे आपको, और आप और एक ऑप्शन भी ऐसा रखेंगे ताकि उनको पता है कि डेल्टा यू आया, सीधे सीधे बच्चे ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपको इन कंडीशन को ध्यान रखना है, अदरवाइज ये फॉर्मूलेज बहुत नुकसानदायक हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं। इसलिए इन फॉर्मूलों को कहां अप्लाई करना है उसको देखते चलिए कि यदि आइडियल गैस है, क्योंकि केमिकल या फेज चेंज जब होता है, टेम्परेचर कैसा मानते हो? टेम्परेचर कैसा मानते हो? कांस्टेंट मानते हो? फिर तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला तो लगता नहीं, क्योंकि वहां पर ये वाला रोल भी प्ले करता है। अभी आपसे मैंने कुछ दिन पहले पूछा था कि फ्रीजिंग के दौरान क्या हो रहा है, याद है आपको? ठीक है, तो यदि ये कंडीशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं। डी यू इक्वल टू एनसीवी डी टी आप लगा लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अगर केस 2 आपसे कह दिया जाए रियल गैस, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस, दो बार गैस, फॉर रियल गैस एट कांस्टेंट वी, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर रियल गैस बोल दिया जाए तो आप घबराइए मत। अगर रियल गैस के साथ कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर एक टर्म मैंने लिखना भूल गए, डीवी, डीवी, डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी, और इधर डीवी। यदि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर रहे हो तो ये वाला टर्म रियल गैस के लिए कैसा हो जाएगा? जीरो। यानी तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है ना? तो रियल गैस बोल दिया और कहीं छोटा सा लिख दिया कि कंटेनर जो है फिक्स्ड है, तो आप घबराइए मत, वहां आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, एनसीवी dt। इधर भी और ऊपर भी इस जगह पे यूज कर सकते हो। तो ये दो केस निपटा लिए अपन ने। ठीक है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यदि आपका सॉलिड या लिक्विड है तो भी आप इस फॉर्मूले का यदि सॉलिड और लिक्विड है तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, केस 3। ठीक है, केस, अरे यार चलो ठीक है, केस 3 फॉर सॉलिड एंड लिक्विड आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। कारण क्या है? कारण ये है कि इस फॉर्मूले का यूज क्यों कर सकते हैं, देखो, नो डाउट वॉल्यूम में चेंज होने के हिसाब से वहां इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। नो डाउट वहां पर वॉल्यूम में चेंज आने से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, लेकिन लेकिन जो डीवी है ना, इसके अंदर चेंज जो है वो बहुत निग्लेजिबल होता है सॉलिड और लिक्विड के केस में। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो आप वहां पर इस चीज का यूज कर सकते हो। लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होनी चाहिए? फेज नहीं चेंज होनी चाहिए। फेज चेंज पर नहीं अप्लाई कर पाओगे। लिक्विड ही है, लिक्विड के अंदर ही आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। गैस है, सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ही आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये डेल्टा यू का यूज जो है वो अपन को समझ में आ गया कि इंटरनल एनर्जी के अंदर कैसे अपन को बात करनी है। ठीक है, अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे पास ये सिस्टम है, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये। ठीक है, यहां एक मॉलिक्यूल है ऐसा,
बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का मॉलिक्यूल है। यहां पर एक मॉलिक्यूल है ऐसा, यहां एक मॉलिक्यूल है ऐसा, ठीक है। अब यदि हम इन सब मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना चाहते हैं, मैं यहां कोई बड़े बड़े शब्द अभी नहीं यूज कर रहा हूं, वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। 1 डिग्री सेल्सियस से इनके टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाह रहा हूं। अब देखो बच्चों, जो मॉलिक्यूल ऐसा है जो काफी कॉम्प्लेक्स है, देखो यदि हम 1 डिग्री टेम्परेचर किसी चीज में बढ़ाना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री में आप सिंपली ऐसा सोचो कि टेम्परेचर बढ़ने का सीधा साधा मतलब यह है मॉलिक्यूल का हिलना डुलना। टेम्परेचर बढ़ने का सीधा साधा मतलब है कि मॉलिक्यूल का हिलना डुलना, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है, जो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है वो एनर्जी लेने पर धीरे धीरे ये एनर्जी अपने पूरे हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्विपार्टीशन, ठीक है। ये लेने पर अपने हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये लेने पर अपने हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले तुरंत ही हिलना चालू नहीं होगा, पहले क्या करेगा, अपने हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके बाद हिलना डुलना ये चालू होगा। मतलब इस चीज को देखो, ऐसे सोचो, अपन तो सीधे मैथ्स नहीं लगाते, नॉर्मल मॉलिक्यूल से ही बात करेंगे। जैसे एक पार्टी कहीं चल रही है, यहां दो बंदे आए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये इन्होंने खाना खाना चालू किया, ठीक है। इसने 2 रोटी खाई, 2 रोटी खाते ही ये यहां से कहने लगा मैं तो अब नहीं खा पाऊंगा, हाथ वाथ हिलाने लगा, भैया मेरा नहीं हो पाएगा। उसने कहा कि पूड़ी ले लो और पूड़ी ले लो, 2 पूड़ी खाई, मान लो 2 पूड़ी तो कम हो गई, 4 कर लेते, 2 पूड़ी तो कोई भी खा सकता है, 4 कर लेते हैं। 4 पूड़ी इसने खाई और 4 पूड़ी खाने के बाद ये तो हाथ हिलाने लग गया, नहीं 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 नहीं, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, हमने सब खा लिया, अब इसके बाद एक भी नहीं खा सकते। इसने 15 खा ली, अभी तक भी हाथ नहीं हिला रहा है। फिर इसने 10 और खा ली, 5 और खा ली, 20 तक इसने कर लिया, फिर इसने कहा कि अब हम नहीं खा सकते, ठीक है। तो देखो, इसके पास इन 4 पूड़ी को लेकर जैसे ये 4 पूड़ी मिली, इसका पेट भर गया। इसके पास क्या हो, इसको धीरे धीरे इसका पेट काफी बड़ा है, ठीक है। ये खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया, जब इसको 20 मिली ना, तब इसने कहा अब नहीं, ठीक है। यहां पर ये वही वाला हिसाब किया, इसने 4 पूड़ी खाई, इसने कहा बस 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 बस, हिलने डुलने लगा भी है, ठीक है ना, ये वाइब्रेट कर। इसको क्या हुआ, इसने खाई, पहले इसने ये चारों तरफ अपने डिस्ट्रीब्यूट करी। से डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड इस पर करता है कि मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। सर ये टर्म पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ये वाला टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो कितनी तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एक स्पाइडर एक वायर पे चल रहा है, यहां पे चल रहा है, इसके पास जो भी एनर्जी है वो एनर्जी इसी डायरेक्शन में खर्च कर सकता है, वो इसी पर ऐसे चल सकता है, इसके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहीं पर चलेगा। एक छिपकली है जो आपकी छत पर चल रही है, उसके पास ऐसे ही चलने की फ्रीडम है, ऐसे चल जाए ऐसे चल जाए, ऐसा नहीं कि कूद के हवा में लटक जाए ऐसे और इधर उधर टहल के आए फिर चिपक जाए, ऐसा नहीं। इसके पास 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी ये अपनी एनर्जी को ऐसे ही खर्च कर सकती है। इसके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऐसे ही खर्च होगी। इसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऐसे खर्च होगी। आ रही बात समझ? तो जैसे ये मॉलिक्यूल काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, इधर भी खर्च हो सकती, इधर भी इधर भी इधर भी खर्च हो सकती। तो जब आप इसको खिलाते जा रहे हो तो पहले इसकी एक उंगली हिलनी चालू होगी, धीरे 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 धीरे, और खिलाया आपने, पूरा एक हाथ हिलना चालू हुआ, और खिलाया आपने, फिर जाकर थोड़ी देर बाद पूरा ये मॉलिक्यूल जो है, ये पूरा जाड़ा मॉलिक्यूल जो है ना, ये वाइब्रेट होना चालू हुआ। इसके अपोजिट यहां पर
तुरंत ही ये कैसा होना चालू हो गया, हिलना डुलना चालू हो गया। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये बताओ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसमें ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज ज्यादा आएगा। इस वाले मॉलिक्यूल में इंटरनल एनर्जी में चेंज ज्यादा आएगा। सोचो ना, इसने 15 खा ली, इसने 4 खाई, चेंज कितने का आया? 15 पूड़ी का, 4 पूड़ी का, 2 झापड़ मारेगा गिर जाएगा। इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया? ज्यादा। इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया? कम। समझ में आ रही मेरी बात? यानी अगर कभी जैसे आप प्रोसेस करते हो, कभी किसी प्रोसेस के दौरान यदि टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा हो तो, या मैं इस चीज को बस इतने पे ही रोक देता हूं, अभी मैं इस चीज को आगे बताऊंगा, इसका सही समय नहीं। पहले आपको थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी की फील आई कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, इन सब में अगर आपको 1 डिग्री का इंक्रीमेंट करना है तो 1 डिग्री के इंक्रीमेंट करने के लिए 1 डिग्री का इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? जैसे ये हिल रहा हो वैसे ही ये हिलने लग जाए। टेम्परेचर का सीधा मतलब क्या है? हिलना डुलना। इसमें 1 डिग्री का इंक्रीमेंट करने के लिए आपको ज्यादा क्यू देनी पड़ेगी, इसमें 1 डिग्री का इंक्रीमेंट करने के लिए आपको कम क्यू देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी इस एनर्जी को खर्च करने के लिए ज्यादा वेज ही नहीं है। ये तुरंत ही एनर्जी लेकर क्या करेगा? हिलना डुलना चालू हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, जब एनर्जी लूज करने वाली बात आएगी कि चलो एनर्जी लूज करनी है, तो ये बहुत जल्दी एनर्जी लूज कर देगा। इसके पास जितना पैसा है वो तुरंत ही ये दूसरे को दे देगा, जितनी एनर्जी है दूसरे को। ये तो कहेगा ठीक है ले लो, अभी इधर से ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो। मतलब ये आपका जो एनर्जी लूज करेगा वो उतनी जल्दी नहीं लूज करेगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जितनी जल्दी ये वाला लूज कर देगा। इस सारी चीजों का यूज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में करेंगे, तब मैं आपको इस मजेदार चीज का यूज बताऊंगा कि कैसे अपन सीधे सीधे देख के बता सकते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा हो, कंप्रेशन हो रहा हो, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, सीधे सीधे अपन कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ फील से अपन काम कर लेंगे। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, इंटरनल एनर्जी के बारे में पता चल गया, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और साइन कन्वेंशन पता चल गया। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो केमिस्ट्री के अंदर हम W के बारे में बात करेंगे तो W बराबर क्या होगा? यहां पर माइनस साइन लगेगा, माइनस P एक्सटर्नल dV। यहां पर माइनस साइन लगाएंगे अपन। माइनस साइन क्यों? ताकि ये हमारा जो हमने माना है ये हमारा बिल्कुल सही आ जाए। ठीक है। जैसे सिंपल सी बात यहीं कर लेते हैं, मान लीजिए हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा हो, वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो डीवी की वैल्यू कैसी आएगी? सिंपल ऐसा सोच रहे हैं बस कि वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी वर्क डन क्या हो रहा होगा? बाई सिस्टम हो रहा होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेट में वैल्यू कैसी आ जाएगी? निगेटिव। यानी वर्क डन बाई सिस्टम निगेटिव लाने के लिए हमने एक्स्ट्रा साइन कन्वेंशन यहां पर यूज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अपनी सबसे पहली प्रोसेस पढ़ लेते हैं इस चीज के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस सब कुछ आपको पता ही है क्या चीज हो रही है। सिस्टम, आप सिस्टम के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है। वॉल ऐसी है जिनसे आपका एनर्जी आराम से बाहर अंदर बाहर ट्रांसफर हो सकती है। ठीक। आप जब आवाज लगाओगे तो सराउंडिंग आराम से आपको सुन सकता है, सराउंडिंग आपको लिए रिस्पॉन्ड कर सकता है, आप सराउंडिंग के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब dt जीरो, यानी du की वैल्यू कैसी हो गई? du की वैल्यू
NCVDT लगा सकते हैं क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में? क्या मतलब है, ये तो जीरो ही है। ठीक है, तो T0 du0, du की वैल्यू कैसी हो गई? जीरो। तो Q बराबर यहां पर क्या आ जाएगा? -W। Q बराबर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? Q बराबर -W। यहां मैं लिख देता हूं dt इक्वल टू जीरो, सो du इक्वल टू जीरो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा? dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? dw के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या q इक्वल टू -w के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही ये सिस्टम मान लीजिए वर्क करना चालू करेगा, ये सिस्टम मान लीजिए वर्क डन बाय सिस्टम, यानी इसने वर्क करना चालू किया, तुरंत ये बुलाएगा बाहर से कि मैं वर्क कर रहा हूं। वॉल ऐसी हैं जो आराम से इसकी आवाज बाहर चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा एडियाबेटिक में। मैं वर्क कर रहा हूं, तुरंत सराउंडिंग इस बात को सुनेगा और जितना इसने वर्क किया उतने के बराबर इसको एनर्जी यहां से बाहर से सप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कितना बाहर से इसके अंदर एनर्जी सप्लाई हुई, सराउंडिंग से सिस्टम में कितनी आई, या सिस्टम का क्यू कितना है। बात एक ही है। ठीक है, तो यदि हम सिस्टम का क्यू निकाल लें, उस पर निगेटिव साइन, डब्ल्यू निकाल लें, उस पर निगेटिव साइन लगा लें, तो हमको क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, हीट जो क्यू है वो गेन करी जा रही सिस्टम के द्वारा, यानी क्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। डब्ल्यू बराबर क्या लगा सकते हैं? -P एक्सटर्नल dV। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस अभी फिजिक्स वाली चल रही है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग हर वक्त एक इक्विलिब्रियम में है। यानी यहां पर आपने खूब सारे सैंड पार्टिकल लाकर रख दिए हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं इस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं बच्चों। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ ये पिस्टन लगा हुआ है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि यहां हमने रेत रख दी है खूब सारी, और हम एक्सपेंशन करवाना चाह रहे हैं इस गैस का जो इस सिस्टम में भरी हुई है। और हमने संदीप से कह दिया कि संदीप एक काम करो, यहां से एक एक सैंड पार्टिकल जो है उठाकर बाहर फेंको। फेंकते जाओ जब तक कि यहां पर क्या ना हो जाए, यहां पर सारा सैंड पार्टिकल खत्म ना हो जाए। तो हर वक्त P गैस और P एक्सटर्नल कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है, हर वक्त यहां P एक्सटर्नल, और क्या P एक्सटर्नल को आप इससे बाहर निकाल सकते हो? नहीं, ये वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, हर वक्त चेंज हो रहा है। अब बराबर है, P गैस और P एक्सटर्नल ये दोनों बराबर हैं, लेकिन हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट नहीं है, हर वक्त वेरी कर रहा है। तो हम इस एक्सटर्नल की जगह, लेकिन यदि ये प्रोसेस कर रहे हैं जो इतनी स्लोली हो रही है, तो P एक्सटर्नल की जगह हम P गैस लिख सकते हैं। और यदि यहां हमने P गैस लिख दिया और फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, यानी यहां P गैस लिख दिया और P गैस पर फिर हमने nRT बाई V, P की जगह हमने लिख दिया, तो यहां पर अगर हम P की जगह लिख दें तो यहां पर क्या हो जाएगा? P की जगह हमने क्या लिख दिया? nRT, यानी हमारा फिजिक्स के हिसाब से फॉर्मूला क्या आ गया? nRT ln V2 बाई V1। बस यहां ये माइनस साइन रहेगा। यहां पर हमेशा ln को लॉग में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा बेस 10 और 2.303 ही आएगा। 2.303 nRT ln V2 बाई V1, nRT ln V2 बाई V1। और इसके यदि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो क्या हो जाएगा? हमारा Q की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, यदि V2 आपका बड़ा है V1 से,
V2 बड़ा है V1 से, यानी प्रोसेस कैसी हो रही होगी? प्रोसेस हो रही होगी एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वर्क डन बाई सिस्टम हो रहा है, हम अंदर बैठे हैं, बढ़ रहा है यानी हम वर्क कर रहे हैं। V2 यदि बड़ा है V1 से, यानी वर्क डन कैसा आएगा? निगेटिव आएगा, और हमने यही कन्वेंशन माना था। सिमिलरली यदि V2 की वैल्यू लेस देन V1 हो गई तो क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन हो रहा होगा, और ऐसे केस में हम नहीं, हमारे ऊपर वर्क हो रहा है, यानी ये वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव, और वो वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही। तो ये जो साइन कन्वेंशन हमने किया है, अगर आप इस चीज को बस दिमाग में रख लें कि केमिस्ट्री चूंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजों को देखती है, तो वो अंदर बैठ के लिखी गई है, और फिजिक्स जो है वो बाहर बैठ के लिखी गई है, तो आपका ये साइन कन्वेंशन कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब कहानी चालू होती है कि यदि, ये आपने पहले पढ़ा हुआ था, अब कहानी चालू होती है यदि हमारी प्रोसेस इररिवर्सिबल हो। इररिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, इसको जानते हैं कि यदि आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस हुई तो फिर W Q ये कैसे निकलेंगे, क्या चीज होगी? एक आइडिया तो यहां से सिंपली लग रहा है कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई तो चलिए इसकी फील कैसे लेते हैं, इसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले जल्दी से टिप्स, ठीक है?